अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप उसका नाम पढ़ तो लिया होगा। उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? सवाल ये पैदा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का। नंबर वन इलेक्ट्रो एंड नंबर टू स्टैटिक्स। दो चीजों को जब कंबाइन किया जाता है तो अल्फाज बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कौन कौन सा? नंबर वन इलेक्ट्रो एंड नंबर टू स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स को जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास अल्फाज बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब बात यह होती है भाई पैदा कि व्हाट इज मीन बाय द इलेक्ट्रो एंड व्हाट इज मीन बाय द स्टैटिक्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी इस परेशानी को भी हल किए देते हैं। इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रिक चार्ज और स्टैटिक्स का मकसद होता है रेस्ट। तो बन गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज एट रेस्ट। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं तो जरा गौर से समाअत फरमाइएगा। कंसंट्रेशन आपकी की ऑफ सक्सेस है। जितनी कंसंट्रेशन से आप माय डियर स्टूडेंट्स लेक्चर्स को समाअत फरमाएंगे, उतने ही बेहतर तरीके से आपके कॉन्सेप्ट्स बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। और मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने अच्छे तरीके से हमारे इस लेक्चर को अंडरस्टैंड कर लिया तो कभी भी आपको दोबारा से इस लेक्चर्स को पढ़ने की जरूरत पेश नहीं आएगी। तो चलें, यहां तक बात हो गई हमारी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो अल्फाजों से मिलकर बना है। पहला वर्ड क्या था? इलेक्ट्रो, और दूसरा क्या है? स्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रो का मकसद क्या है? चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, और स्टैटिक्स का मकसद क्या है? एट रेस्ट। अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द branch of physics which deal with the study of charge at rest under the action of the electric force is known as electrostatics. So my dear students, electrostatics क्या चीज है? इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली फिजिक्स की वो ब्रांच है जिस ब्रांच के अंदर हम चार्जेस के रेस्टिंग बिहेवियर के हवाले से स्टडी करते हैं कि चार्ज रेस्टिंग के वक्त किस तरह से बिहेवियर करता है अंडर द एक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ने कह दिया भाई हमें ये तो पता चल गया चार्ज एट रेस्ट की बात जो होती है वो किस में की जाती है? वो की जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। लेकिन अब ये एक नई बात कहां से आ गई भाई? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्सेस? ये कोई नई बात नहीं है। हमारी डेली रूटीन के अंदर हम इस फोर्सेस के साथ अपना काम चलाते रहते हैं। बचपन में आपने कई बार अपनी क्लासेस के अंदर ऐसी एक्टिविटीज की होंगी जो अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस आती हैं। मिसाल के तौर पर आपने कई बार इस तरह पेंसिल को या किसी कॉम को अपने ड्राई हेयर्स के साथ इस तरह से आपने रब किया होगा, और रब करने के बाद आपने छोटे छोटे से कागज के टुकड़े या फिर टिश्यू के पेपर्स के जब नजदीक उन्हें लेकर आया होगा तो उस वक्त आपने देखा होगा कि ये जो एक इंसुलेटेड ऑब्जेक्ट है, इसमें रब करने की वजह से कुछ ऐसे चार्ज एक्वायर कर लिए हैं जिसकी वजह से वो आसानी से उन कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ खींच रहा है। या आपने ये भी देखा होगा कि अगर हम किसी कागज को अपने बालों के साथ रब करते हैं तो वो कागज अगर हम बोर्ड के साथ लगाएं, व्हाइट बोर्ड के साथ हम लगाएं, तो वो कागज भी वहां पर अट्रैक्ट होता है। और अगर हम इसके अलावा भी हमने कई बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे कि अगर हम किसी बैलून को अपने बालों के साथ रब करें और दूसरे बैलून के पास लेकर जाएं तो वो दोनों आपस में अट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी की सारी वो स्टैटिकल चार्जेस की फोर्सेस कहलाती हैं, इलेक्ट्रिक फोर्सेस, और इन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। उम्मीद करता हूं बच्चों आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हवाले से कॉन्सेप्ट बेहतर बिल्ड हो गया होगा कि स्टडी अबाउट द रेस्टिंग इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अंडर द एक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्सेस। अब बात हम करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहा जाता है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? मैटर की वो बुनियादी प्रॉपर्टी है जिसके जरिए से और द सब एटॉमिक पार्टिकल या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स की दैट कॉज देम टू द एक्सपीरियंस फ्रॉम द वैन प्लेस इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली एटम की प्रॉपर्टीज हैं। हम जानते हैं कि एटम बुनियादी तौर पर कैसा दिखता है, बट एटम हमें बुनियादी तौर पर कुछ इस तरह से नजर आता है कि ये एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है। इसका नाम हमने क्या रखा है? एटम। और एटम का जो सेंट्रल एरिया होता है, इस सेंट्रल एरिया के अंदर क्या है? इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल। और एटम किससे बना है? कंपोज होकर मैटर से, मैटर का हिस्सा है। और अगर मैटर को इन डिटेल हम लोग देखें तो मैटर किससे बना है? एटम से बना है। और एटम के अंदर क्या है? एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन है प्लस न्यूट्रॉन है, और इसके सराउंडिंग पर एक चार्ज पार्टिकल जो इसकी हिफाजत फरमा रहा है, जो इसके न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये कंटिन्यूसली मूव कर रहा होता है। जब किसी एटम को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेकर आते हैं तो वो एटम कुछ
फोर्सेस को एक्सपीरियंस करता है, और वो जो एटम जिस फोर्सेस को एक्सपीरियंस करता है वो एटम बेसिकली क्या है, जो फोर्सेस को एक्सपीरियंस करते हैं वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं। अब इलेक्ट्रिकल चार्जेस के हवाले से दो मुख्तलिफ किस्म के साइंसदान हैं जिन्होंने मुख्तलिफ एरा के अंदर दुनिया को आगाही प्रोवाइड की। सबसे पहले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम था चार्ल्स डोफे। चार्ल्स डोफे ने 1698 से लेकर 1739 तक का इसका एरा था। इसमें इसने क्या बताया, इसमें इसने ये बताया बच्चों कि चार्ज की दो टाइप्स होती हैं, चार्जेस की दो टाइप्स होती हैं, और ये दोनों टाइप्स क्या करती हैं, ये दोनों टाइप्स करती हैं कि इसकी पहली टाइप्स क्या करती है कि लाइक चार्जेस आपस में क्या करते हैं, रिपल करते हैं। जब भी कोई लाइक चार्जेस एक दूसरे के पास आते हैं तो वो रिपल करते हैं। कौन कह रहा है, ये डोफे कह रहा है। और कब कह रहा है, 1698 से लेकर 1939 की सेंचुरी के दरमियान इसने ये बात की थी। और दूसरे नंबर पर इसने उसी स्टेटमेंट में एक और बात रखी कि अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। पहली बात याद रखना बच्चों, पहली बात डोफे क्या कहता था कि चार्ज कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, और दो तरह के चार्जेस में पहली उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सेम चार्जेस लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपल ईच अदर। एंड सेकंड जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है ना, वो क्या है, वो ये है कि वो जो उसके अपोजिट चार्जेस होंगे वो आपस में क्या करेंगे, रिपल करेंगे, एक दूसरे के पास लाएंगे तो दूर हो जाएंगे। इसकी इस स्टेटमेंट को मद्देनजर रखते हुए एक दुनिया के अजीम साइंटिस्ट जिन्हें जो कि फाउंडर ऑफ यूएसए में भी शामिल हैं, जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। जिनका नाम क्या है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दुनिया के सामने इसी बात को मजीद एक्सपेरिमेंटल व्यू से इन डिटेल एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि भाई डोफे ने कहा था कि दुनिया में दो तरह के चार्जेस होते हैं, पहला चार्ज, दो तरह के चार्जेस होते हैं, और उसने दो तरह के चार्जेस की दो कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन किया था। क्या डोफे ने कहा था, बेंजामिन कहता है कि लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया। क्या एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया कि भाई उसने कहा कि डोफे की बात बिल्कुल दुरुस्त है, चार्ज दो ही हैं, और ये दो जो चार्ज हैं इनमें से एक चार्ज जो है वो पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज है नेगेटिव है। चार्ज दो ही हैं और दोनों चार्जेस में कौन कौन से हैं, एक चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, और दूसरा चार्ज क्या है, नेगेटिव है। तो बच्चों ये दो तरह के चार्जेस हैं। अच्छा, ये फ्रैंकलिन, मैंने अभी आपसे एक जनरल नॉलेज की एक इसकी बात आपसे शेयर की, ये फाउंडर ऑफ यूएसए भी थे। आपने डॉलर्स देखे, बिलखुसूस $100 का जो नोट है, $100 के नोट पर जिन साहब की तस्वीर है ना, वो साहब और कोई नहीं है बल्कि बेंजामिन फ्रैंकलिन है। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक ना कि सिर्फ साइंटिस्ट थे बल्कि ये एक गुड फिलोसोफर भी थे, एजुकेशनलिस्ट भी थे, और अमेरिकन की जान है ये, ठीक है। इन्होंने फिर इस बात को एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया के सामने पेश किया। हाँ, एक और बात आपसे डिस्कस करता चलूं कि इनका एक मशहूर ज़माना एक्सपेरिमेंट है। उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, उस एक्सपेरिमेंट्स को कहते हैं काइट वेट लाइन एक्सपेरिमेंट। काइट वेट लाइन एक्सपेरिमेंट्स आपने बहुत सारी जगहों पर वो देखी होगी। क्या कहते हैं, एक पोर्ट्रेट दिखाई जाती है, और वो पोर्ट्रेट कौन सी है, उस पोर्ट्रेट के अंदर दिखाते हैं कि दो साहब हैं जो पतंग उड़ा रहे हैं और उनकी पतंग आसमान में बादलों तक पहुंच चुकी है। ये वही साहब हैं फ्रैंकलिन जिन्होंने अपने बेटे विलियम फ्रैंकलिन के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट ये था कि ये देखना चाहते थे कि जो आसमान में मौजूद बिजली है क्या ये उसे ज़मीन तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इन्होंने काइट वेट लाइन एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें इन्होंने इनका जो घर है वो ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजलियाँ कड़कती हैं। तो उन्होंने एक शॉपर की बनी हुई और लकड़ी से बनी हुई शॉपर और लकड़ी से बनी हुई एक पतंग ली, जिसके सेंटर के अंदर मेटल्स को लगाया और एक मेटालिक वायर के ज़रिए से उसे उड़ाया, और जब आसमान में थंडर स्टोर्म हुआ और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लाउडिंग हुई तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो जो आसमान में लगी जो बिजली है वो उस डोर के ज़रिए से ज़मीन तक मुंतकिल हो रही है, और इसको उन्होंने शॉर्ट कर चेक किया था। फर्दर जब आप इसे और मज़ीद यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। अच्छा, इन्होंने भाई चार्ल्स डोफे की बात को किस तरह से दुनिया के सामने पेश किया। इन्होंने बताया कि भाई एक्सपेरिमेंटल व्यू से, अब वो एक्सपेरिमेंट कैसा था, इन्होंने दो चार्जेस लिए, क्योंकि इन्होंने बता दिया, डोफे ने कहा था कि चार्ज दो होते हैं और फ्रैंकलिन ने कहा कि ये जी हाँ चार्ज दो ही होते हैं, एक प्लस होता है और एक माइनस। इसने दो प्लस के चार्ज लिए। तो देखा क्या हुआ, ये कि जब दो प्लस चार्जेस एक दूसरे के पास लेकर आए तो दोनों चार्जेस के अंदर एक फोर्स रोहनुमा हुई, एक फोर्स दुनिया के सामने नजर आई। वो फोर्स कौन सी थी, वो फोर्स थी बच्चों द फोर्स ऑफ रिपल्जन। ये फोर्स ऑफ रिपल्जन की वजह से वो दोनों एक दूसरे के पास नहीं आए। आप लोगों ने बचपन में एक तजुर्बा किया होगा, क्या हम लोग सब तमाम जो बच्चे बचपन के
अंदर मैग्नेट से बहुत खेलते हैं। मैग्नेट्स की दो साइड्स होती हैं, एक साउथ होती है, एक नॉर्थ होती है। अगर साउथ साउथ के सामने लाते हैं तो बचपन में हम सारे देखते हैं कि हम जितनी मर्जी कोशिश करें वो चिपकते नहीं है, बल्कि कोई ऐसी ताकत है जो हमें दिखती नहीं, जो उन्हें नजदीक लाते हुए एक से दूर दूसरे को पहले वाले से दूर करती रहती है। तो वो ताकत यही है, द फोर्स ऑफ रिपल्जन। उसी ताकत को फोर्स ऑफ रिपल्जन कहा जाता है, जिसमें सेम चार्जेस जब एक दूसरे के पास आ जाते थे। तो यहां जरा गौर से देखें, डोफे यही तो यहां पर कहता था कि सेम चार्जेस जब एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो वहां पर फोर्स पैदा होती है और फोर्स ऑफ रिपल्जन होती है। फिर इन्होंने देखा कि भाई दोनों दूसरे चार्ज की पहले पॉजिटिव के साथ ही कोशिश की तो उनमें कोई किसी किस्म की दूसरी फोर्स, अट्रैक्शन की फोर्स नहीं पैदा हुई, बल्कि उसमें एक अपोजिशनल फोर्स पैदा हो गई जिसका नाम फोर्स ऑफ रिपल्जन रखा गया। फिर उन्होंने यही प्रोसीजर रिपीट किया। किसके साथ रिपीट किया बच्चों? उन्होंने सेम एक और सेम कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाले चार्ज के साथ रिपीट किया। और वो चार्ज कौन सा था? वो चार्ज था नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज लिए, दो नेगेटिव चार्ज लिए और उन्हें कोशिश किया नजदीक लाने की। जब उन्हें कोशिश किया नजदीक लाने की तो क्या हुआ? उन्होंने देखा कि भाई जैसे ही नेगेटिव को नेगेटिव के पास लाते हैं तो ये बिल्कुल भी एक दूसरे के पास नहीं आते, ये दूर हो जाते हैं। तो यहां पर भी उन्होंने कहा कि भाई यहां पर भी फोर्स ऑफ रिपल्जन है। फिर उन्होंने क्या किया, एक चार्ज उन्होंने पॉजिटिव लिया, एक चार्ज नेगेटिव लिया। जब पॉजिटिव और नेगेटिव तो डिफरेंट किस्म के चार्ज लिए तो वहां पर वो एकदम से एक दूसरे के पास आ गए और तब उन्हें पता चला कि भाई इनके दरमियान जो फोर्स है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इनकी बात साबित हो गई, डोफे की बात इन्होंने कंफर्म कर दी कि चार्ज दो ही होते हैं और चार्ज एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। अब इसी बात को थोड़ा सा डिटेल में और लेकर आते हैं। हमें मालूम है, अभी हमने पढ़ा कि जो चार्जेस हैं, चार्जेस की जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो क्या है? वो मैटर है या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल। अब हमें यह देखना है कि भाई मैटर खुद से क्या है। मैटर को जरा देखें गौर से। किसे देखेंगे? अब मैटर को देखेंगे। हम जानते हैं कि भाई मैटर के दो हिस्से हैं। मैटर कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? पहले बताओ मैटर होता क्या है, शाबा जल्दी से बताओ। हम सब जानते हैं कि वो चीज जो कि वजन रखे और जगह घेरे उसे क्या कहते हैं? मैटर। एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई द स्पेस एंड हैविंग द मास इज कॉल्ड द मैटर। अब मैटर के अंदर हमारे पास दो चीजें हैं। कौन कौन सी? मैटर किन दो चीजों से मिलकर बना है? एक मास और एक चार्ज से। तो भाई मास किसे कहते हैं? मास इज ए क्वांटिटी ऑफ मैटर। और चार्जेस क्या है? चार्जेस हमें पता है कि चार्ज एटम के जो बुनियादी हिस्से हैं जिनसे मिलकर एटम बनता है उसे चार्जेस कहते हैं। और चार्जेस के अंदर चार्ज गेन भी होते हैं और चार्ज लॉस भी करते हैं। चार्ज गेन और लॉस करने की वजह से हमारे पास क्या होता है? हमें यह पता चलता है कि कौन सा उसका हिस्सा अट्रैक्शन कर सकता है और कौन सा उसका हिस्सा रिपल्जन कर सकता है। हमें एक और बात क्लियर होनी चाहिए कि मैटर के दो हिस्से हैं और दो हिस्सों की दो मुख्तलिफ किस्म की खासियत है। क्या है? पहले वाली मास जो कि नॉन ट्रांसफरेबल है, जो कि नॉन ट्रांसफरेबल है, जबकि चार्ज ट्रांसफरेबल होता है। क्या होता है? ट्रांसफरेबल है। अब ट्रांसफरेबल होने की वजह से इसमें चार्जेस को देने और लेने की सलाहियत होती है। अब चार्जेस कहां होते हैं? हमने अभी पढ़ा है कि चार्जेस कहां होते हैं? एटम के अंदर होते हैं। मजीद चार्जेस को अंडरस्टैंड करने के लिए, कौन से चार्जेस को अंडरस्टैंड करने के लिए? इलेक्ट्रोस्टैटिकल चार्जेस को अंडरस्टैंड करने के लिए आप मजीद एक स्टोरी को रीड कर सकते हैं और ये स्टोरी कहलाती है स्टोरी ऑफ द ट्री। स्टोरी ऑफ द ट्री भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिकल चार्जेस के हवाले से बताया गया। इसमें बताया यह गया है कि आज से सदियों पहले आसमान से कुछ बिजली एक दरख्त पर गिरती है और जब बिजली इस दरख्त पर आकर के गिरती है तो इस दरख्त में शगाफ हो जाता है। उस शगाफ में से कुछ रेजन, कुछ पल्प, कुछ लिक्विड निकलता है और वो निकलकर जमीन पर गिर जाता है। फिर लाखों सालों तक वो जमीन पर पड़ा रहता है और पड़े होने के बाद जब उसे कोई इंसान, कोई साइंटिस्ट उठाते हैं और उठाकर उस पर तजुर्बात करते हैं तो उसमें एक खासियत मौजूद होती है कि वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर भी चार्ज को प्रोड्यूस कर सकता है। वो ऑब्जेक्ट, जो रीजन, वो पल्प जो जमीन पर गिरता है उसका नाम रखा जाता है एम्बर। और एम्बर को जब हम लोग सिल्क के साथ रब करते हैं तो एम्बर के अंदर एक खासियत होती है कि ये सिल्क को चार्ज कर देता है और जब वो किसी दूसरे चीज को साथ रब करती है तो ये उसे भी चार्ज कर देता है। और यही कुल मिलाकर इलेक्ट्रोस्टैटिकल की एक स्टोरी है जिसको स्टोरी ऑफ ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसे पढ़िएगा, ये बड़ी इंजॉयबल स्टोरी है, आपको बड़ा मजा आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां तक हमारी बात हो गई किस हवाले से कि इलेक्ट्रोस्टैटिकल क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद इलेक्ट्रो का मकसद क्या है, स्टैटिक का मकसद क्या है। इसके बाद हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस किसे कहते हैं। फिर हमने देखा इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है। चार्ज हमें पता चला कि जनाब ये बेसिकली फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं हमारे पास जो एटम में मौजूद होते हैं, ये मैटर के अंदर होता है।
चार्ज हमने देखा, इसके ऊपर दो साइंटिस्टों की डिस्कशन थी। एक हमने चार्ल्स डोफे को डिस्कस किया, दूसरे हमने बेंजामिन फ्रैंकलिन को डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कशन की मैटर की और हमें पता चला मैटर भी दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक ट्रांसफरेबल है, दूसरा नॉन ट्रांसफरेबल है। अच्छा, अब चार्ज की एक और खास बात है जो आपको मालूम होनी चाहिए। पहली बात कि इलेक्ट्रिकल चार्ज का जो सिंबल है वो अगर सिंगल चार्ज की बात करें तो वो स्मॉल क्यू है, और अगर क्वांटिटी ऑफ चार्जेस की बात करें तो वो कैपिटल क्यू है। कि मानो कि अगर एक प्लेट है और उस प्लेट के अंदर एक मूंगफली का दाना है तो उसको स्मॉल क्यू से जाहिर करेंगे, और अगर उसमें आप पूरी प्लेट मूंगफलियों से भरी हुई या पूरी प्लेट की जब बात होगी तो कैपिटल क्यू से जाना जाएगा। और इसका जो ऐसा यूनिट होगा ना बच्चों, वो है कूलम। क्या है? कूलम। अच्छा, अब हमने यहां पर चार्जेस की काफी बात कर ली, एटम की काफी बात कर ली। अब हमें बुनियादी तौर पर एटम के इंटरनल हमने ये तीन पार्ट्स देखे हैं, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनकी ऊपर भी मजीद थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं और बात करते हैं, इनके मासेस और चार्जेस के हवाले से स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो आप सबको मालूम है, हमें बताने की जरूरत नहीं है कि एटम जो कंपोज हुआ हुआ ये तीन बेसिकली सब एटॉमिक पार्टिकल्स की वजह से कंपोज हुआ हुआ है। पहला कौन सा पार्टिकल है? पहला पार्टिकल है जनाब प्रोटॉन। प्रोटॉन का जो मास है, प्रोटॉन का जो मास है वो है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। प्रोटॉन का जो मास है वो कितना है? 1.67 इंटू 10⁻27 kg। और इसका जो चार्ज है प्लस चार्ज है। प्रोटॉन इज ए पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज पाया जाता है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज है, इसका चार्ज कितना होगा? पॉजिटिव कितना चार्ज है? वो है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, पॉजिटिव है तो चार्ज भी पॉजिटिव है। दूसरे नंबर पर है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या है? हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज बताया था किसमें? फ्रैंकलिन ने। ये नेगेटिव चार्ज होता है और इसका जो मास है वो है 9.11 इंटू 10⁻⁻11 kg। और हमने इसी के साथ देखा इसके ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज कितना है? वो चार्ज है जनाब 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आप आसानी से देख सकते हैं कि भाई हमारे पास यहां पर जो है हमें नजर आ रहा है कि यहां जो चार्ज है वो नेगेटिव का है, वहां पर चार्ज पॉजिटिव का है। चार्ज दोनों पर सेम है, लेकिन जो साइंस बता रही हैं कि चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का है वो माइनस में है, जो प्रोटॉन का है वो प्लस में है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका नाम है न्यूट्रॉन। तो बच्चों न्यूट्रॉन का जो मास है वो कितना है? इक्वल टू द मास ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg है। लेकिन ये चार्ज लेस होता है। ये क्या होता है? चार्ज लेस होता है। इस पर कोई चार्ज नहीं होता, मास होता है। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर को थोड़ा सा समराइज करते हैं और इख्तिताम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या स्टडी किया? हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टडी किया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बेसिकली इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, और स्टैटिक का मकसद क्या होता है? एट रेस्ट। तो स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट इज नॉन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की या सब एटॉमिक पार्टिकल की। और चार्जेस के बारे में हमें मजीद जो डिस्कशन की वो डिस्कशन की दो मुख्तलिफ किस्म के साइंटिस्टों ने जिन्होंने चार्ज पर दुनिया को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। सबसे पहले कौन से थे? चार्ल्स डोफे, जिन्होंने 16th सेंचुरी के एंड से और 17th सेंचुरी के मिड तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की कि चार्ज दो तरह के हैं, और इनमें से जो सेम चार्ज है वो अपोजिट, जो वो रिपल्जन करता है, जो अपोजिट चार्जेस है वो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। फ्रैंकलिन ने डोफे की बात को आगे बढ़ाया और कहा कि डोफे बिल्कुल सही कहता था, दो चार्ज है, दो चार्जों में से एक चार्ज पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा। और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल अपना व्यू दिया। फिर हमने डिस्कस किया मैटर को मजीद कि मैटर जनाब दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक मास और दूसरा उसका चार्ज। मास नॉन ट्रांसफरेबल होता है, चार्ज ट्रांसफरेबल होते हैं। चार्ज ट्रांसफर होते हैं इसीलिए उसमें चार्ज गेन भी होते हैं और लॉस्ट भी होते हैं। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आप मजीद और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो स्टोरी अबाउट द ट्री को पढ़िए, जिसमें आपको पता चलेगा किस तरह से आसमानी बिजली दरख्त पर गिरी, दरख्त पर गिरने उसमें से पल्प निकला, उसमें रेजन निकला। वो रेजन लाखों साल जमीन पर पड़ा रहा और पड़े रहने के बाद जब उसको सिल्क के साथ रगड़ा तो सिल्क ने भी चार्ज को एक्वायर कर दिया। तो आसमानी बिजली ने हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक के हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की और हमें यह पता चला कि चार्ज जो एटम में मौजूद होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इनके मासेस और चार्जेस कितने हैं। हमने देखा कि प्रोटॉन का जो मास है वो है 1.6 इंटू 10⁻27 kg। इस पर जो चार्ज है वो है प्लस का 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी तरह इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखता है, उसके ऊपर जो मास है उसका वो 9.11 10⁻⁻⁻⁻ kg है और उसका जो चार्ज है वो है माइनस का 1.602 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन का जो मास है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ दी प्रोटॉन होता है। वो कितना है? 1.67 इंटू 10⁻27 kg। और प्रोटॉन पर कोई चार्ज नहीं होता।
इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कंसंट्रेट रखिएगा, बिकॉज द रेपुटेशन इज ए की ऑफ द सक्सेस। अल्लाह हाफिज।